अगर आप अदबी दुनिया के कामों को पसंद करते हैं और हमारी मदद करना चाहते हैं तो नीचे दी हुई अकाउंट डिटेल्स के जरिए कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। आफ्टर द प्रॉफिट नाम की किताब अब हमारे नए चैनल तर्जुमा पर सिरे से अपलोड की जा रही है। आप लोग उसे वहां सुन सकते हैं। शुक्रिया। मोहम्मद अहसन फारूकी की कहानी बड़े रसिया। नवाब जुल कद्र जंग बहादुर बड़े रसिया मशहूर थे। देखने में बड़े कल्ले जबड़े के आदमी थे। बड़ा लंबा कद और उस पर मोटा बदन, बड़ी पेशानी और बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी शान और बड़े रोब दाब के इंसान थे। तहजीब याफ्ता, जबानदां, साहिब ज़ौक़। कभी किसी स्कूल या मदरसे में नहीं पढ़े, मगर हिंदुस्तानी आलिमों और अंग्रेज मौल्लिमों के जेर नज़र रहने की वजह से अरबी, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी बहुत काफ़ी जान गए थे। उर्दू तो घर की लौंडी थी, अंग्रेजी भी खूब बोल लेते थे। शरफा की महफिलों में अंग्रेज़ों के क्लबों में बड़े एहतराम के साथ शामिल किए जाते। इन तमाम खूबियों के साथ औरत की तरफ रुझान एक ऐसी कमजोरी थी जिसका चर्चा बहुत ही ज्यादा था। कुछ लोग कहते बड़ा बदमाश है, मगर कुछ तस्हीह करते बदमाश का लफ्ज तो गवारों के लिए इस्तेमाल होता है, वो अय्याश हैं अय्याश। ये अल्फाज के इस्तेमाल का इख्तलाफ था, वरना मकसद एक ही बात थी। उन्हें औरत का रसिया या बड़ा रसिया कहने पर सबका इत्तेफाक था। उनका सिन 40 से ऊपर जा चुका था, मगर खिलाई पिलाई अच्छी होने की वजह से निहायत दर्जा सुर्ख सफेद नजर आते थे। दुनिया व माफिहा की कोई फिक्र न थी। जायदाद सब भाई को देकर उससे 2000 रुपया महीना ताहीने हयात का लिखवा लिया था। कोई बच्चा बाला नहीं था। शादी जवानी में हुई थी, मगर बेगम साहब उनके घर आने के कुछ ही दिन बाद पागल हो गई थी। वो महल के अंदरूनी हिस्से में रहती थी। अगर ये कभी अंदर जाते तो उठकर भागती, पर्दा कर लेती, कभी मुंह न दिखाती। इन्होंने अंदर जाना बिल्कुल तर्क कर दिया था। ये मशहूर था कि वो कोई औरत देख पाए बस लट्टू हो जाते हैं। रुपया कितना ही खर्च हो जाए कोई परवाह नहीं, उसे घर लाकर ही छोड़ते हैं। मगर एक ही रात में दिल भर जाता है, दूसरे दिन दूसरी। कोई गिनती शुमार नहीं कि कितनी आई और चली गईं। 2000 रुपया महीना उसके लिए कुछ भी न था। पुराने जेवरात और जवाहरात बहुत थे जिनको बेचकर कमी पूरी की जाती थी। क्रिसमस के जमाने में कोई बड़ा जवाहिर लेकर कलकत्ता जाते और वहां अय्याशी करके चले आते। बम्बई, तेहरान, बर्मा, बगदाद, काहिरा, पेरिस, लंदन, बर्लिन, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, सब ही बड़े शहरों में महज अय्याशी करने के लिए जाया करते। बाप दादा की जमोतरी की कोई हद ही न थी। जायदाद तो भाई की हो ही चुकी थी, आगे पीछे कोई और न था जिसके लिए बचा कर रखते। उनका रोज का प्रोग्राम यह था कि सुबह तड़के उठते, हम्माम करते, नमाज पढ़ते, वजीफा तिलावत जरूर करते, फिर नाश्ता होता, मुसाहिबीन आ जाते, सब ऊपर की मंजिल के बरामदे में जमा होते। नवाब साहब का पेचवान लगा दिया जाता, चांदी के बड़े खासदान में पान लाकर रख दिए जाते। पान खाते जाते, हुक्के से शौक करते जाते और बातें करते जाते। बड़े बड़े लोग मिलने आते, बड़ी आला पाए की बातें होती। सियासत पर गुफ्तगू हो रही है, मजहबी बहसों के जिक्र हो रहे हैं, पुराने या नए शायरों पर तनकीदें हो रही हैं। उनके यहाँ 1 महीने बराबर जाने से सारे उलूम की तालीम बहम पहुंच जाया करती थी। दोपहर तक यही होता रहता, फिर खाने का वक्त आ जाता। जितने लोग मौजूद होते उनको दस्तरखान पर जरूर बिठाया जाता। खाने पर भी बातें होती रहती। करीब घंटे भर में फरागत होती, फिर वो पेचवान लगाकर बैठ जाते। लोग रुखसत होने लगते, यहाँ तक के सब चले जाते। वो आराम गाह में आते और आराम कर जाते। सहपहर को बेदार होते, चाय तैयार होती। कुछ लोग आए हुए होते, चाय से फारिग होने पर कपड़े बदलने में 1 घंटा सर्फ करते। आदमी बाल बनाने, मुंह धुलाने, कपड़े बदलवाने में मसरूफ रहते। सिंगार के कमरे में हर तरफ कद्दे आदम आईने लगे हुए थे। कपड़े बदल बदल कर उन आईनों में देखते जाते। कभी अंगरखा, दुपल्ली टोपी और चूड़ीदार पाजामा पहनते, कभी शेरवानी, बड़े पांचे का पाजामा और ईरानी टोपी लगाते, कभी अंग्रेजी सूट जेबेतन करते और हैट बड़े अंदाज से सर पर जमाते। हर लिबास में रंगीन रसिया बनकर बाहर आते। विक्टोरिया गाड़ी पर बैठते। एक दारोगा सामने वाली सीट पर होता। कोचवान और चपरासी उनकी रियासत की खास वर्दी पहने हुए कोच बक्स पर होते। चंद्री के साफे बांधे हुए 2 साइस पीछे पटरी पर खड़े होते।
आज एक बाजार से, कल दूसरी से, परसों तीसरी से उनकी सवारी गुजरती। निगाहें औरतों को ढूंढती रहती। जो निगाह चढ़ गई, दारोगा को इशारा किया, वो गाड़ी से उतर गया और उसे उड़ाने की कोशिश में मसरूफ हो गया। बागों में भी जाते, हर ऊंचे क्लब के मेंबर थे और पार्टियों और बॉलों में शरीक भी होते। उनसे आते वक्त कोई ना कोई नए फैशन की औरत जरूर साथ लाते, वरना दारोगा को तो एक नई रोज लाने का हुक्म था ही। रात उनके ऐश का वक्त था। शराबों की बोतलें खुलती, खूब पीते पिलाते और ऐश करते। अब वो पूरे रंगीले रसिया, औरत के रसिया, बड़े रसिया हो जाते। अरसे तक उनके ये हालात सुनने के बाद मुझे भी उनसे मिलने का शौक हुआ। रसाई मुश्किल न थी। सुबह के नाश्ते के बाद जब वो पेचवान लगाए बैठे थे तो मैं एक उनके जानने वाले के साथ पहुंचा। तपाक से मिले, पास वाली कुर्सी पर बिठाया। इल्मो अदब की बातें हो रही थीं। मैंने भी अपनी राय दी। बड़ी खुश अखलाकी से मेरी राय कबूल की और तारीफ करते रहे। मैं रोज ही जाने लगा और वो भी मेरी तरफ खास तौर पर मुतवज्जा हुए। एक रोज खाने के बाद सब लोग उठने लगे। मैंने भी उठना चाहा, मगर उन्होंने बिठा लिया। जब सब चले गए तो मुंह से पेचवान की मुहनाल निकालते हुए बोले, तुम भी मेरे बाबत वही सब समझते होगे जो दूसरे लोग समझते हैं कि तुम दिल की बात जानने के अहल हो, इसलिए चाहता हूं कि तुमसे दिल की बात बताऊं। यह आपकी ऐन इनायत है कि मुझे आपने अपना राजदा बनाने के लिए इंतखाब किया। मैं आपके राज को हिफाजत से रखूंगा। नहीं नहीं, कोई राज नहीं है और ना मैं उसे छुपाना चाहता हूं, मगर दूसरों से मैंने ये बात कहने की कोशिश की तो वो समझे नहीं। तुम जरूर समझोगे, इसलिए तुमसे कह रहा हूं। राजवाज कुछ नहीं, एक हकीकत है, एक खुली हकीकत, जिसको जानने से आम लोग इनकार करते हैं, खास ही लोग समझ सकते हैं। प्योर साइकोलॉजी, हार्ड रियलिटी। ये कहकर वो खामोश हो गए और कुछ देर के बाद बोले, लोग मुझे औरत का रसिया कहते हैं। ना मालूम कई हजार औरतें मैं कर चुका हूं और हर रोज एक नई लाई जाती है, मगर मुझे औरत की सूरत से नफरत है। नफरत कुल्ली, नाम से नफरत, सूरत देखकर उबकाई आती है। ये तो बड़े ताज्जुब की बात है। ताज्जुब की बात नहीं, हकीकत यह है, मेरे आदमी औरत ले आते हैं, क्लबों में औरतें साथ हो लेती हैं। मैं कभी किसी औरत को पसंद नहीं करता। आदमी पसंद करके मेरे लिए ले आते हैं। पसंद उनकी है, ले आते हैं मेरे लिए। मेरे पास से जाने के बाद खुद मसरफ में लाते हैं। दूसरे शहरों में महज सैर के लिए जाता हूँ। मुलाजिम किस्म किस्म की औरतें लाने लगते हैं। अगर आपको नफरत है तो मना कर दीजिए, फजूल खर्ची से भी निजात मिले। हाय, यही तो नहीं कर सकता। और होता यह है कि शराब के नशे में आया और जो औरत भी नजर पड़ी अच्छी लगने लगती है। नशा चढ़ते ही औरत की जरूरत महसूस होने लगती है और इधर नशा उतरा और उधर उसका चेहरा ऐसा मालूम होता है कि जी चाहता है मुंह पर 5 जूते मारूं। मेरा नशा उतरा, देखते ही औरत मेरे पास से भागती है। ना भागे तो मैं मार के भगा देता हूँ। जैसी हालत में हो निकाल के कमरे से बाहर कर देता हूँ और फिर थक कर आराम से सो जाता हूँ। सुबह को नमाज, वजीफा, तिलावत के बाद दुआ करता हूँ कि औरत से मुझे निजात मिले और सहपहर तक निजात रहती है। सुबह से सहपहर तक कोई औरत सामने आ जाए तो उबकाई आने लगती है। आजकल औरतें बड़ी एडवांस हो रही हैं। अक्सर लोग अपनी बीवियों वगैरह को यहाँ ले आते हैं। मैं उनकी तरफ देखता तक नहीं, बात मुंह फेर कर करता हूँ। उनमें अक्सर बड़ी खुश वज़ा, खुश कता होती हैं और फिर उनमें एक नफासत होती है जो किराए पर आने वाली औरतों में नहीं होती। भाई, प्राइवेट गाड़ी प्राइवेट है और किराए की गाड़ी किराए की गाड़ी है। मैं ये सब देखता हूँ, मगर दिल अंदर से उलटता है। जब चली जाती हैं तो तबीयत ठीक होती है। औरतों को तो आपसे नफरत नहीं होती? जरूर होती है। मैं सोचता हूँ कि मेरे अंदर कोई अजीब बात है जिससे औरत मुझसे नफरत करती है। मेरी बीवी 2 दिन के बाद मुझसे भागने लगी और अब 25 बरस से ऊपर हो गए होंगे कि मेरे सामने तक नहीं आई। वैसे बिल्कुल ठीक है, महल का सारा कारोबार उसी के हाथ में है। देवर आता है, उससे बातें करती है, हंसी मजाक चुगल होती है, मगर मैं गया और उस पर भूत सवार हुआ, भागी अपनी जान लेके। और रोजमर्रा आने वाली औरतें, वो भी जब तक नशा मुझ पर होता है पास रहती हैं और इधर नशा उतरा और उधर सर पर पैर रखकर भागी। अगर कोई ठहरी रही तो मैं भगा देता हूँ। नौकर लोग मुंतजिर रहते हैं और अक्सर पकड़ कर बाहर ले जाते हैं। ये सब बातें सुनकर मैं मुस्कुराया और कहने लगा, अजीब बात है। आपके बारे में मशहूर यह है कि आपको औरत से बड़ी ज्यादा रग़बत है। एक साहब ने कहा कि जीन्स फॉर गर्लिंग रखते हैं और असल में तो आपको मिसोजिनिस्ट कहना चाहिए।
हाँ हाँ, वो फिक्रा जीन्स फॉर गर्लिंग कई अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया और हमारे यहाँ के लोग ले उड़े। सच्ची बात वो अंग्रेज भी न समझे, हालांकि बड़े नफ्सियातदा मशहूर हैं। ये नफ्सियात दानी बस उनके मुसन्निफीन ही में है। ये आईसीएस और आईपीएस यहाँ आते हैं, निरे गाउदी ही होते हैं। हकीकत में मैं पैदाइशी मिसोजिनिस्ट हूँ, तुम ठीक समझे। मगर ये औरतों की लत लग गई है। देखो, खुदा ही छुड़ाए तो छूटे। एक औरत फिर दूसरा के मेरे यहाँ नहीं आती और मुझे भी उसे दूसरा के बुलाने को जी नहीं चाहता। ये कहने के बाद उन्हें जमाई आई। मैं समझ गया कि अब उनके दोपहर को सोने का वक्त हो गया। इजाजत लेकर चला आया। इसके बाद जब कभी लोगों को उन्हें औरत का रसिया या बड़ा रसिया कहते सुना तो मुझे हंसी आई। लोग हंसी का सबब पूछते और मैं समझाता तो लोगों को यकीन नहीं आता और वो हंसने लगते। मैं नवाब साहब से उनको अकेला पाकर जिक्र करता। वो भी हंसकर कहते, हाँ मियाँ, किसी को यकीन नहीं आता, कोई नहीं समझता, बस तुम ही एक आध ऐसे हो जो यकीन कर लेते हो। एक दिन वो बोले, मैं तो जिंदगी से आजिज आ गया हूँ। मालूम होता है कि हर तरफ से रस्सियों और तारों से कसा बंधा पड़ा हूँ। खैर, ये रूटीन की और बातें हैं ही। यह औरत का हर शाम को बुलाया जाना, उस वक्त उससे रगबत होना और फिर सख्त नफरत होना खलने लगा है। इससे कैसे निजात मिले? अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ अर्ज करूं। मैंने तुमसे कहा इसीलिए कि तुम कुछ बताओ, बहुत अच्छा हो जो कोई तरकीब बताओ। अगर आप शराब छोड़ दें तो सारा किस्सा खत्म हो जाए, न नशा होगा न औरत अच्छी लगेगी। मैंने भी ये बहुत दफा सोचा, मगर जोहरैन की नमाज के बाद मुड़ता हूं तो गिलास रखा होता है, फेंका नहीं जाता, न मना किया जाता है। तर्क के ख्याल पर और भी गलबा होता है, छोड़ना मुमकिन नहीं। और फिर जब नशा चढ़ गया और औरत भी सामने आई तो उसे भी नहीं छोड़ा जाता। यही तो तार रस्सी जंजीरें हैं जिनमें मैं जकड़ा हुआ हूँ। मैंने डॉक्टरों से कहा कि इसे छुड़वा दें, मगर वो कहते हैं यही आपकी जिंदगी है, ये जिंदगी है तो मैं इस जिंदगी से आजिज हूँ। ये सुनकर मैं खामोश रहा। उन्हें नींद आने लगी और मैं उठकर चला आया। एक दिन मैं उनके यहाँ ऐसे वक्त पर पहुंचा जब वो गाड़ी पर सवार हो रहे थे। मुझे देखते ही बोले, भाई खूब आए इस वक्त, मेरे साथ सैर को चलो। फिर दारोगा की तरफ देखकर बोले, तुम आज यहीं रहो। मैं गाड़ी में उस सीट पर बैठा जिस पर दारोगा बैठा करता था, तो मुझे अपने पास बिठा लिया और कोचवान को हुक्म दिया, ठंडी सड़क पर ले चलो। थोड़ी देर में गाड़ी दरिया के किनारे वाली सड़क पर जा रही थी। उन्होंने घोड़ों को कदम कदम चलाने का हुक्म दे दिया था और जो मंजर हमारे सामने था उसको बड़े शौक से देखकर वो कहने लगे, देखो ये फिजा कैसी अच्छी है, इसे देखकर कैसा इत्मीनान होता है। उस पार खेत कैसे अच्छे लगते हैं, काश मैं किसी किसान के यहाँ पैदा हुआ होता। ये खेत बोता, जोतता, काटता, आजाद जिंदगी और मेहनत की जिंदगी गुजारता, बच्चे बाले होते। एक नवाब के घर क्या पैदा हुआ, रस्सी में बंधा हुआ जिंदगी गुजार रहा हूँ। जिंदगी है या जहन्नम है? फिर वो थोड़ी देर सुकूत में आकर दरिया की सूरज की रोशनी में चमकती हुई लहरों को देखते रहे। एक नाव नजर आई जिसको एक जवान और तगड़ा मल्लाह बड़े लंबे बांस से खे रहा था। वो बोले, देखो कैसा जिंदा आदमी है, किस जोर से बांस को दरिया की तह में गड़ोता है और इस ठाठ से दबाता है और नाव आगे ही बढ़ती चली जाती है। ये जिंदा है, मैं मुर्दा हूँ। पलंग से कुर्सी पर रख दिया गया, शराब पिला दी गई, औरत तैनात कर दी गई। उफ उफ, ऐसी गंदी चीज। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि सब कुछ छोड़कर यहाँ दरिया के किनारे एक झोपड़ा डाल लूं और उसी में रहा करूं, मगर जरूरियात जिंदगी से यहाँ भी छुटकारा ना होगा और लोग मुझे कब छोड़ने वाले हैं। यहाँ भी आया करेंगे और औरतें लाने वाले औरतें भी लाया करेंगे, उनका ये पेशा है। और शराब के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, वो भी जरूर पिलाई जाएगी। बस मियाँ एक ही जरिया है इन सब से छुटकारे का। वो क्या? उन्होंने लंबी ठंडी सांस भरी और गमजदा आवाज में बोले, मौत। हम सड़क के किनारे पहुंच गए थे। उन्होंने हुक्म दिया, वापस चलो। अपने महल वापस होकर वो अंदर चले गए। मैं रुखसत होकर अपने घर आ गया। मैं सोच रहा था कि ऐशो अय्याशी की जिंदगी कितना बड़ा धोखा है। न जानने वाले उसकी ख्वाहिश करते हैं, उसमें फंसे हुए लोगों पर रश्क करते हैं, उनको मरने के बाद नए नए नाम देते हैं, बड़े रसिया। ये जिंदगी नहीं, जहन्नम है, ऐसा आलम जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं। यही वजूदी नुक्ते नजर से जहन्नम हुआ। एक ही हफ्ते के बाद मुझे खबर मिली कि नवाब साहब का इंतकाल हो गया। मैं जब पहुंचा तो उनकी मैयत का दरिया पर गुस्ल हो चुका था। मौत का सबब पूछा तो बताया गया, रात में बार बार पीते गए, इतनी बार पहले कभी नहीं पी थी।
और उस औरत को भी बाहर नहीं निकाला। सुबह के करीब वो औरत चीखती हुई बाहर आई। लोग समझे उसको मारा होगा, मगर वो कह रही थी, देखो तो इनके सांस ही नहीं आ रही। हम सब ने जाकर देखा तो ठंडे पड़े थे। मैंने कफन हटवाकर उनका चेहरा देखा तो मुस्कुरा रहे थे। जिंदगी में वो चेहरा कभी इतना बशाश नजर न आया था। संदूक को कांधा देते हुए उनके खानदानी मकबरे की तरफ चले। रास्ते में मैंने कई लोगों को कहते सुना, वाह ऐश की जिंदगी हो तो ऐसी, और चले भी हंसते हुए गए। उनकी जिंदगी और मौत पूरी एक मुस्कुराहट थी। एक और आवाज मेरे कान में आई, रंगीला रसिया हो तो ऐसा हो। मेरे सामने भी उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा था, मगर मेरे लिए उसके और ही कुछ मानी थे। वो अपनी जिंदगी के जहन्नम से निकलने पर मुस्कुराते होंगे, और अब उन्हें उस ऐश से आजादी मिल गई थी जो उनके लिए हद से ज्यादा तकलीफ दे था।